अब स्टार्ट। चलिए, तो इसके बाद का जो स्टेज है वो एक्चुअली जो मेन इवेंट है जिसके बारे में मैंने कहा, एंड वो मेन इवेंट है क्या? मेन इवेंट हम कह सकते हैं वो मेन इवेंट जो है डीएनए सिंथेसिस है। डीएनए सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंजाइमेटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस वाले जो इंजाइम होते हैं वो एक्चुअली लगते हैं। एंड डीएनए सिंथेसिस वाले एंजाइम होते कौन से? जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया या आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ये एक्चुअली क्या होता है, जीनोम का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज द सिंथेसिस फेज, जो कि मेन इवेंट है। इसी बेसिस पे हम लोग प्री डीएनए सिंथेसिस एंड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेजेस को हम डिवाइड किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फेज है दैट इज एस फेज। सेकंड लिखिएगा एस फेज। फर्स्ट, सेकंड विल बी एस फेज। एस फेज की बात कर रहे हैं, या इसी को डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं हम लोग। डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज। देखो, यहां पे हम कह सकते हैं कि मेन चीज क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए कंटेंट का। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। देखो, न्यूक्लियर डीएनए एंड एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होता है, जो कि कहाँ देखने को हमें मिल रहा है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के अंदर देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अगर मैं रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करूं तो वो किसी भी स्टेज में हो जाता है इंटरफेज के, वहां पे स्पेसिफिक फेज नहीं होता है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही सिंथेसाइज होता है, नया रेप्लिकेट करता है हम कह सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेजेस में वो सिंथेसाइज नहीं करता है। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक replication of cytoplasmic DNA may occur in any stage of cell cycle. देखो, यहां पे हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है ना, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। समझना इस चीज को, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना वो बढ़ता नहीं है, अमाउंट बढ़ जाता है डीएनए का। फॉर एग्जांपल मान लो हम बोल रहे हैं भाई, जैसे तुम एग्जांपल के तौर पे लो, ठीक है, हम बनाए एक न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। क्रोमोसोम पहले कैसा दिख रहा है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखना, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक ही क्रोमेटिड उसमें नजर आता है हमको, कंडेंस हो रहा है। या कुछ ऐसे समझना कि मान लो दो क्रोमोसोम हम कह रहे हैं, अभी बना नहीं, अभी तो कंडेंस अच्छे से होगा नहीं, प्रोफेज में जाके होता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाए इसलिए बता रहे। मान लो इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, तो अब डीएनए जब ज्यादा होगा, डबल हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा ना, तो ये मोटा हो जाएगा। समझना इस चीज को, मतलब अगर हम लोग बात करें इसके बाद के स्टेज की, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये हमको मोटा नजर आता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जा रहा है, मतलब इनिशियल अमाउंट, अगर बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ये चीज, कि इनिशियल अमाउंट अगर 2C है, तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाता है आफ्टर रेप्लिकेशन, वो 4C हो जाता है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। मतलब इसमें क्या है, डीएनए जो ऐसा एक थ्रेड था, अब डीएनए क्या हो गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, ऐसा सिंपल ये चीज नहीं रहता है कि एक थ्रेड है, दो थ्रेड हो गया, ये दो थ्रेड हो गया। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। मतलब अगर मान लो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। ये क्या हो गया, बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज, एस फेज। ये क्या हो गया, आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज। ठीक है, हाँ डायग्राम बनाना है शिवांगी। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करूं, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो भाई इस केस में क्या हो गया, इस केस में मान लो 2C हम कंसीडर किए, तो इस केस में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम रह जाएगा। हो गया। देखिए, एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में हमने एक ऑर्गेनेल पढ़ा है जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल एस फेज में ही डुप्लीकेट करता है। मतलब एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल बनेगा, ये एस फेज में ही बनता है। बना लीजिए तो यहां तक।
हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। शायद साइज ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज करता है ना, उसमें आरएनए प्रोटीन तो बन ही रहा है ना जीवन फेज में, पहले की तुलना में वो बड़ा हो ही जाएगा। चलिए, तो हम क्लियरली कह सकते हैं भाई कि जो सेंट्रियोल रहता है वो भी डुप्लीकेट करता है, लेकिन एनिमल सेल्स में, इन एनिमल सेल्स। अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट। अच्छा देखिए, देखिए तो 1 मिनट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है। पीयूष, आपने लास्ट सेल के स्ट्रक्चर को नहीं देखा है ना? सेल चैप्टर पढ़ा है? मैंने पढ़ाया था तो फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करें क्रिश। अच्छा, देखो, न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए होता है ना, वही क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। एंड जब नया क्रोमोसोम का मटेरियल बनाना है, तो क्रोमोसोम तो में तो हम लोगों ने पढ़ा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, कि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो उसका भी सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है एक तरह का, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। यही मैंने बताया भी था, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए क्या होता है, एसिड है ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मतलब हिस्टोन के ऊपर क्या होता है, डीएनए की रैपिंग होती है। तो हम कह सकते हैं इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए replication begins in the nucleus and the centriole and the centriole duplicates in the cytoplasm in the cytoplasm in the cytoplasm ये हमारा सिंथेसिस फेज हो गया। लास्ट फेज जो हमें पढ़ना है वो है सेकंड गैप फेज, या इसी को पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, या G2 फेज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, दैट विल बी G2 फेज, that will be G2 phase. G2 phase, या इसी को सेकंड गैप फेज कहते हैं। सेकंड गैप
फेज और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, पोस्ट डीएनए और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। सॉरी, हाँ, तीन है। G2 का 2 लिख दिए थे। देखिए, तो ये G2 फेज है जो कि लास्ट फेज है, हम कह सकते हैं सेल साइकिल में या इंटरफेज का, कि जो भी अब प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन करना है सेल डिवीजन के लिए, वो सारे सारे के सारे जो प्रिपरेशन है वो इसी फेज में क्या होते हैं, किए जाते हैं सेल के द्वारा। एंड यही जो फेज है, इसी में टोटल प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट जो फेज आएगा दैट इज द एम फेज। ठीक है। तो जो भी स्पिंडल फाइबर्स वगैरह का सिंथेसिस करने के लिए हम कह सकते हैं एक प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जस्ट रस्सी है जिसको पकड़ता है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम जो है वो खींचने के काम आता है एक तरीके से, कि रेस्पेक्टिव पोल्स पे क्रोमोसोम चले जाएंगे, उसके लिए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं उसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, याद करिए हम लोगों ने साइटोस्केलेटन पढ़ा था जिसमें दो चीजें आई थी, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे। एक था माइक्रोट्यूब्यूल जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स था जो कि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, यानी कि अब हमको G2 फेज में कौन सा प्रोटीन चाहिए होगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, फाइनल प्रिपरेशन of cell division, final preparation of cell division or M phase or M phase occurs during this phase, during this phase, during this phase. Synthesis of tubulin protein, tubulin protein, synthesis of tubulin protein। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या चीज बनाने के काम आ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स। सिंथेसिस ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर्स। मेनली इस फेज के अंदर जो भी बचे खुचे प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, एंड सेल जो होता है इस दरमियान भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। मतलब सेल जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअस रहता है, रुकता नहीं है।
ओके। स्पिंडल फाइबर्स का क्रिस, बिल्कुल श्रेयांश, जितने भी प्रोटीन है उनका सिंथेसिस राइबोसोम से ही होगा। स्पिंडल फाइबर्स क्रिश कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम, जैसे बीच में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे ही, मेटाफेज कहते हैं, प्रोफेज के बाद का स्टेज आता है, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम जो है बीच के इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, एंड वो क्या होते हैं खींचे जाते हैं जिस तार से, या जिस हम कह सकते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, वो क्या होते हैं खींचे जाते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पे। वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स ही होता है। नेक्स्ट लिखिएगा। ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज proteins are synthesized, proteins are synthesized in preparation for, in preparation for mitosis, for mitosis, while cell growth, while cell growth continues। तो अगर इसको एक हम फ्लो चार्ट के, एक एक पाई चार्ट के रूप में हम लोग इसको अगर पढ़ते हैं तो ये कैसा होगा। एक मिनट। देखो, तो भाई हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कोई एक सेल ले ले रहे हैं, ठीक है, ये हम सेल ले लिए, ये सॉरी, हाँ, तो देखो ये हम कह रहे हैं ये सेल है हमारा, एंड सेल जो है वो अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, सेल जो है साइकिल में एंटर करता है, ठीक है, कैसे एंटर कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे देखो, ये सेल है आपका, एंटर करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, sorry,
ये G1 फेज हो गया, ठीक है, ये S फेज हो गया, ये G2 फेज हो गया। मैंने क्या बताया कि यही सेल जो है भाई जीवन से भी बाहर हो जाता है। जैसे कुछ सेल्स है, ये तो सेल साइकिल इससे बाहर हो गया, ठीक है, कुछ सेल्स इससे इस साइकिल से बाहर हो जाते, एंड ये हो गए हमारे सेल कौन से, G0 स्टेज हो गया, ठीक है। बाकी जो सेल यहाँ पे बच गया वो एंटर कर रहा है, सेल जो है वो बड़ा हो गया हम कह सकते हैं, एंड ये साइकिल जो है हमारा कुछ ऐसे जा ही रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है ऐसे की तरफ, ठीक है। एंड ये फेज स्टार्ट होता है हमारा, दिस इज द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। तो फर्स्ट फेज इज, हम कह सकते हैं दिस इज द प्रो फेज, दिस इज द मेटा फेज, मेटा फेज के बाद क्या होता है, एना फेज आता है, एना फेज, एना फेज, ठीक है। एना फेज के बाद टीलो फेज है, टीलो फेज के बाद लास्ट होता है साइटोकाइनेसिस, 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 ठीक है। एंड ये जो सेल है दो सेल बन के निकल जाता है, यहाँ से होगा, ये जो सेल होगा आपका दो सेल बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फेजेस है हमारा, हम कह सकते हैं सेल साइकिल का। ये फेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। तो यही है सेल साइकिल एक पाई चार्ट के रूप में हमारा। ये जो दिख रहा है ये सारा का सारा एम फेज में आता है, एम फेज। ये जो फेज हमको नजर आ रहा है, ठीक है, ये फेज जो नजर आ रहा है ये है इंटरफेज, इंटरफेज, ठीक है। तो ये है हमारा G0 फेज कहाँ है, G1 से ही एग्जिट जो बाहर की तरफ फेज हो जाता है उसी को G0 फेज या G0 फेज हम कहते हैं। बनाइए तो इसको पाई चार्ट को। हो गया। तो ये तो हमारा पाई चार्ट हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अब देखिए, अब मेन हमको पढ़ना है यहाँ पे एक्चुअली कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो चेक पॉइंट है। एक है G1 और S के बीच चेक पॉइंट आता है, दूसरा जो है वो S और G2 के बीच चेक पॉइंट आता है। ये दो चेक पॉइंट है, मान लो कि ये सिंपल समझना कि चेक पॉइंट्स है, यानी कि समझो कि एक टॉल प्लाजा है, ठीक है।
तो आप वहाँ पे चेक पॉइंट पे चेक करोगे, आपको चेक होंगे, मतलब आपको सारी चीज़ें, अगर मान लो कि हमको कोई जर्नी पे जाना है तो उस जर्नी के लिए सब कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे जिसको आपको पूरा करना है। तो एक्चुअली दो चेक पॉइंट्स होते हैं कि जीवन से एस में देखा जाता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं, तभी उसको एस फेज में इजाज़त दिया जाता है कि भाई ये तुम चेक पॉइंट को पार कर सकते हो। दूसरा चेक पॉइंट कहाँ आता है? एस से G2 के बीच दूसरा चेक पॉइंट आता है, जहाँ पे भी ये देखा जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें इसके पास अभी ये प्रिपेयर कर पाया है कि नहीं, डीएनए सिंथेसिस हो पाया है कि नहीं। तो दो चेक पॉइंट्स आते हैं, जिस चेक पॉइंट को पार करते तभी सेल क्या होता है, एंटर कर जाता है किसमें, एम फेज में। तो फर्स्ट इज G1 से S के बीच, और दूसरा चेक पॉइंट हमको देखने को मिलता है G2 से M के बीच। एक बार दूसरा वाला जो चेक पॉइंट है ना कि G2 और M के बीच वो गेट अगर क्रॉस कर गया, वो चेक पॉइंट अगर क्रॉस कर गया, तो हम कह सकते हैं कि अब जो है वो सेल जो है वो डिवाइड कर ही जाएगा। मतलब दो चेक पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जहां पे कुछ इंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, एंड इन्हीं इंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण चेक पॉइंट जो होता है वो पास होता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखो ये चेक पॉइंट्स है कहाँ कहाँ। कैरियोकाइनेसिस, अच्छा एक मिनट, नहीं आप समझ पाए, ये जो है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एमफेज, एमफेज ही कैरियोकाइनेसिस है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसी को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये टोटल हो गया कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। देखो, तो दो चेक पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स? एक है G1 से S फेज के बीच, और दूसरा चेक पॉइंट हमको कहां देखने को मिल रहा है, G2 से M फेज के बीच। ठीक है, दो चेक पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहा है, ये हो गया चेक पॉइंट फर्स्ट, ये हो गया चेक पॉइंट सेकंड। ठीक है, दो चेक पॉइंट्स यहां हमको देखने को मिल रहे हैं, एक चेक पॉइंट फर्स्ट हो गया, दूसरा जो हो गया वो चेक पॉइंट सेकंड हो गया। ठीक है, दो चेक पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियरली, देखो अब दो तरह के हम कह सकते हैं ये जो चेक पॉइंट्स है ना, ये इंजाइमेटिक है। मेन जो इंजाइम है वो काइनेन्स, हम कह सकते हैं उनको काइनीन्स कहते हैं। ठीक है, या काइनेजेस कहते हैं। जो मेन जो इंजाइम है वो है काइनेजेस, लेकिन वो दूसरे एक इंजाइम पे डिपेंड करता है जिसको हम लोग साइक्लिन कहते हैं, तभी जो वो क्या होता है, एक्टिव होता है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो दो इंजाइम है, एक इंजाइम मान लो हम ये बनाते हैं, मेन जो इंजाइम है हमारा, ये कुछ ऐसा एंजाइम है। ठीक है, ये है हमारा काइनेजेस, काइनेज। है। हाँ बोलिए, बोलिए। कौन बोल रहा, सम्राट? बोले ना रखने के लिए कौन? वो। अरे नहीं, देखिए, तो मेन जो इंजाइम है मैंने क्या बताया, काइनेज। काइनेज इंजाइम जो है वही हम कह सकते हैं कि मूव करके ले जाएगा रिएक्शन को आगे की तरफ या साइकिल को आगे की तरफ। तो मेन जो यहाँ पे इंजाइम है, उस इंजाइम को, क्योंकि ये एस के लिए काइनेज काम कर रहा है, इसीलिए इसको एस काइनेज हम कहते हैं।
लेकिन ये दूसरे इंजाइम पे डिपेंड करता है। ऐसा, ठीक है। ये है साइक्लिन एंजाइम। साइक्लिन मतलब दोनों कंबाइन करेगा ना, तभी ये क्या है, काइनेज एक्टिव होगा। तो क्योंकि ये काइनेज क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, साइक्लिन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बोल सकते हैं। डिपेंडेंट काइनेजेस या सीडी केस बोलते हैं। सीडी के बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मतलब समझना कि जब जब ये सिंथेसाइज होगा, तब तब क्या होगा, ये चेक पॉइंट क्रॉस होगा। मतलब जब चेक पॉइंट क्रॉस होना आता है तो वो क्या होता है, एस काइनेज बनता है, जो कि एस साइक्लिन के साथ कंबाइन करेगा एंड सेल साइकिल को आगे ले जाएगा। वहीं पे जब चेक पॉइंट 2 क्रॉस करना होगा तो वो कौन सा काइनेज बनाएगा, एम काइनेज। ठीक है, मान लो इस एम काइनेज का शेप ऐसा, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, हम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एंजाइम जो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे काम करता है, मतलब चाबी और ताला जैसा काम करता है। एम काइनेज, एम काइनेज को लेने के लिए क्या है, एम साइक्लिन रहेगा। साइक्लिन, ठीक है, ये है एम साइक्लिन। ये क्या था, एस साइक्लिन। मतलब जब जब ये क्या होता है, काइनेज को काम करना है, एस काइनेज को, तो नया सिंथेसाइज होगा एंड काम होने के बाद वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। चेक पॉइंट फर्स्ट क्रॉस कर गया, फिर दूसरा चेक पॉइंट आएगा तो एम काइनेज फिर सेल के अंदर सिंथेसाइज होगा, वो एम साइक्लिन के साथ कंबाइन करेगा, सेल को, सेल साइकिल को क्या है, पार ले जाएगा, G2 से एम की तरफ ले जाएगा। एंड एक बार एम की तरफ वो चला गया तो क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड कर ही जाता है। हो गया। चेक पॉइंट नहीं होगा तो वो क्रॉस ही नहीं होगा, सेल साइकिल नहीं होगा। वैसा कोई चोर वाला गली नहीं है कि रोड से नहीं गए तो गली से चले गए, क्योंकि रोड पे चेकिंग था। ये चीज ना, हंट नाम के साइंटिस्ट थे और हार्टवेल, जिन्होंने स्टडी किया था ईस्ट पे, एंड ईस्ट पे ही स्टडी किया था, तो उन्होंने ये चेक पॉइंट्स के बारे में बताया था कि कुछ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं।
लिख लीजिए तो पॉइंट देखें। सेल साइकिल is running cell cycle is running by a group of special proteins cyclins and CDKs जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज है। इस सीडी को ना, क्योंकि देखो ये काइनेजेज जो है ये एमपीएफ भी इसको कहते हैं। एमपीएफ कहने का मतलब क्या हो गया? एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर, क्योंकि एम फेज में एंटर करवाता है प्रोमोटिंग फैक्टर, एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर। स्टडीड बाय हंट एंड हार्टवेल on इस सैक्रोमाइसिस को ही बेकस ईस्ट भी हम लोग कहते हैं। लिखिए तो यहां तक। हो गया? चलिए देखिए, पहला हम लोगों ने पढ़ा इंटरफेज के बारे में। हम लोग देखे थोड़ा, इंटरफेज था। सेकंड जो है वो है डिवीजन फेज। सेकंड जो है वो है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज देखिए, डिवीजन फेज की हम बात कर रहे हैं तो इसी को हम एम फेज भी कहते हैं। एंड एम फेज की हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली वो फेज है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है। नहीं नहीं शिवांगी, ये फोर नहीं है। ये फोर नहीं है। थर्ड हम लोग पढ़े ना, 1 2 3, वो पहला का टाइप था इंटरफेज का। ये सेकंड है, इंटरफेज पहला, दूसरा एम फेज। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन फेज भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन
M phase start with karyokinesis. Karyokinesis मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, काइनेसिस corresponding to the separation of chromosomes, to the separation of separation of daughter chromosomes and usually ends with cell division या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, लिखिए तो। हो गया। एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। देखिए, अब यही जो एम फेज है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, यही 4 स्टेजेस में हमें पढ़ना है। पहला जो लॉन्गेस्ट फेज होता है जिसको प्रोफेज हम कहते हैं, दूसरा जो होता है वो है मेटाफेज, तीसरा जो है वो है एनाफेज, एंड लास्टली जो है वो है टीलोफेज। तो ये 2 चीजों में हमें देखना है। मतलब पहले हम कैरियोकाइनेसिस देखेंगे, फिर हम लोग साइटोकाइनेसिस देखेंगे। तो एक्चुअली इसको 2 पार्ट में हम कर सकते हैं कि जो एम फेज है, एम फेज क्या है में 2 चीजें आ गई। एम फेज में 2 चीजें आ गई। सबसे पहला क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हो गया भाई साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। देखिए, कैरियोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस है क्या भाई? तो ये तो सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले प्रोफेज होगा, दूसरा मेटाफेज होगा, मेटाफेज, तीसरा जो होगा वो होगा एनाफेज,
चौथा जो होगा वो होगा टीलोफेज। अगर मैं साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो प्लांट और एनिमल सेल में दो अलग अलग तरीके का देखते हैं हम लोग। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल फरो फॉर्मेशन से होता है, सेल फरो फॉर्मेशन। और वहीं पे प्लांट सेल की बात करें तो वहां सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो दो तरीके का साइटोकाइनेसिस भी हमको देखना है। ये वाला जो हो गया, एक हो गया एनिमल्स का, ये एनिमल्स के केस में, दूसरा जो हो गया वो है प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में। लेकिन पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, देखो ये एम फेज का हम पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग इंटरफेज पढ़ चुके हैं, तीन तरह का, G1 S और G2। फिर एम फेज पढ़ रहे हैं जो दो तरह का, कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में हम बात करें तो इट्स द फर्स्ट, इसको ए कर लेते हैं, ए इज प्रोफेज, ए इज द प्रोफेज। प्रोफेज की बात कर रहे हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज यही होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। लिखित में यहाँ तक। हो गया, चलिए। तो प्रोफेज की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। हम कहते हैं पहला स्टेज जो है या पहला फेज है, यही फेज हमको देखने को मिलता है। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। देखो इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना टूट जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के कारण क्या होता है, इससे अटैच ऑर्गेनेल कौन सा है, ईआर, ईआर भी टूट जाता है। ईआर पे डिपेंड करता है गोल्जी अपरेटस, वो भी क्या हो जाता है, डिसइंटरप्ट हो जाता है। तो गोल्जी अपरेटस, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड जैसे ही न्यूक्लियस टूटता है ना तो अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस, वो भी डिसअपियर कर जाता है। एंड साथ ही साथ जो क्रोमेटिन थ्रेड दूर दूर थे अब क्या हुए, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम सिंपल कह सकते हैं कि मेनली इसमें स्टार्ट कहां से होता है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है हमको, क्रोमेटिन स्टार्ट्स कंडेंसिंग। कंडेंस कहने का मतलब क्या होता है, वाटर हटना, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का पास आना। कंडेंसिंग टू फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स
या रॉड लाइक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, क्योंकि देखिए इसीलिए ये चैप्टर मैंने तुरंत चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 10 पढ़ा रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, एंड क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब समझना इस चीज को कि जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल का प्रोफेज में आके, वो धीरे धीरे, क्योंकि इंटरफेज में काफी ज्यादा था, ठीक है, मतलब जो फूड मटेरियल्स या जो भी चीजें थे बहुत तेजी से डिवाइड करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, मटेरियल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे ईआर हट गया या गोल्जी अपरेटस टूटने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगा, जिसके कारण अब देखो, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ये सारी चीजें टूट जाएंगी तो टूट के कहाँ जाएगा आखिर, तो टूट के कहाँ जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा ना। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है पहले की तुलना में, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, एंड रिफ्रैक्टिव हो जाता है। रिफ्रैक्टिव कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें रे ऑफ लाइट जो पहले जा रहा था, अब समझना दो चीज के, ऑप्टिकल डेंसिटी आप पढ़ोगे क्लास 12 में, ऑप्टिक्स क्लास 10 में भी आपने लाइट पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, that is when a medium, or sort of when a ray of light transfer from or going from rarer to denser medium, it bends towards the normal। और सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा ना, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज बोल रहे हैं, बेंडिंग टुवर्ड्स भी हो सकता है, अवे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना डिफरेंस है, कि भाई म्यू वन कितना है और म्यू टू कितना है, इन दोनों में म्यू टू माइनस म्यू वन या म्यू वन माइनस म्यू टू में जो डिफरेंस है, इस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव, हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कि कितना ज्यादा बेंडिंग हो रहा है। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, तो अब क्या है, एयर में जैसे पहले की तुलना में एयर से घुसता था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता था सेल का, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करता था, अब ज्यादा मूव करेगा तो रिफ्रैक्टिव हो जाता है ज्यादा। एंड इन सारी कंपोनेंट्स के कारण जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आता था, अब वो पेल जेली लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आने लगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंपल, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीजेस cytoplasm cytoplasm becomes viscous, cytoplasm become viscous, refractive, and pale, and pale। अब जो सेंट्रियोल एस फेज में डबल हुआ था, एक सेंट्रियोल था दूसरा सेंट्रियोल बन चुका था, अब दोनों सेंट्रियोल क्या होता है, अपोजिट पोल के टुवर्ड्स या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। The centriole which had undergone undergone duplication duplication during S phase during S phase S phase of interphase S phase of interphase now begins to move towards opposite opposite poles
ऑफ द सेल, ऑफ द सेल लिखिए तो। अपोजिट पोल कहने का मतलब है कोई पोल वगैरह नहीं है, पोल का मतलब कोई खंबा नहीं होगा, पोल का मतलब होगा आपका कि अपोजिट साइड हम कह सकते हैं सिंपल। हो गया। चलिए देखिए तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्रोमेटीन कंडेंस हो रहा है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे अर्ली और लेट प्रोफेज का, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है जिलेशन। देखो अगर मैं आपने पढ़ा होगा कोलोइड्स के बारे में, तो आपने सोल पढ़ा होगा, आपने जेल पढ़ा होगा, आपने इमल्सन पढ़ा होगा, आपने फोम पढ़ा होगा, सॉलिड सोल, ये सारी चीजें जो क्लासिफिकेशन क्लास 9th में ही पढ़ना है टाइप ऑफ कोलोइड के बारे में। क्या आपने पढ़ा, याद है कुछ टाइप्स ऑफ कोलोइड, कुछ भी, सोल जेल वगैरह? कोई बता सकता है सोल किसको कहते हैं हम लोग, सोल किसको कहते हैं? एनीवन, फ्रेश, श्रेयांश बताइए, सोल किसको कह रहे हैं हम लोग? याद नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए सोल कहते हैं, देखो एक सॉल्यूट वाला पार्ट होता है, सॉल्यूट वाला, ठीक है, एक सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है ना, इतना तो याद है सॉल्यूशन के अंदर, ये तो बड़ा बेसिक है, याद होना चाहिए सबको। तो कोलोइड के केस में जो सॉल्यूट का पार्ट होता है ना, इसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। एंड वहीं पे जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है ना, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो उसको हम लोग सोल कहते हैं, सोल, ठीक है, इस तरह के कोलोइड को। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है, समझना इस चीज को, लिक्विड सॉलिड के अंदर अगर होगा, लिक्विड सॉलिड के अंदर, तो जाहिर सी बात है काफी विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसको जेल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म ना सोल जेल मिक्सचर में रहता है, दोनों के बीच काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सॉलिड लिक्विड नेटवर्क बना लेता है, जेल जैसा। जो जेल समझो ना, जेली लाइक, जैसे जो जैम हम कहते हैं, जो बाल में जेल लगाते हैं, क्या होता है, जेली लाइक होता है ना। तो उनके बीच क्या, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, दैट्स व्हाई द विस्कस फोर्स इज वेरी मच, that's why the compound or the substance is very viscous in nature, ठीक है, काफी जेली लाइक रहता है हम कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मैट्रिक्स ना।
तो देखो जब वो पतला, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म करता रहता है खुद को। अगर वो उसमें वाटर क्वांटिटी बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सोल कहलाता है। एंड अगर वाटर कम कर लेगा तो क्या होगा, जेल कहलाएगा। तो जितना ज्यादा जिलेशन होगा ना, जिलेशन मतलब समझ रहे हो, सोल से ट्रांसफॉर्मेशन जेल में, जितना ज्यादा जिलेशन होगा उतना ज्यादा चीजें क्या होंगी, गाढ़ा होते जाएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, विस्कस होता चला जाएगा। अब क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज फॉर्म ड्यू टू gilation, due to gilation of proteins around centrioles, around centrioles, due to gilation of proteins around centriole। एंड इसी स्टेज को स्पाइरीन स्टेज भी हम कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फिगर बनाने क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोले भाई अर्ली, यहाँ पे क्या है, अर्ली प्रोफेज है, ये टूटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है भाई, इसी के साथ ये गोल्जी अपरेटस है ना, गोल्जी अपरेटस नजर आ रहा है ऐसा। ये अर्ली प्रोफेज में है। यहाँ पे हमको बीच में क्या नजर आएगा, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, क्रोमेटीन, देखो हम लोग चार लेके चलेंगे ताकि डिवीजन हमको समझ में आएगा। ठीक है, चार लेके चलेंगे, समझिए इस चीज को। हम लोग शुरू से चार लेके चलेंगे, चार मतलब चार क्रोमेटीन लेके चलेंगे, या चार क्रोमोसोम हम बनाएंगे। ये क्रोमेटीन हमको नजर आ रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा क्रोमेटीन नजर आ रहा है। तो ये क्रोमेटीन नजर आ रहा है, ये किस स्टेज की बात की जा रही है, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। साथ ही साथ हाँ एक और चीज, क्या भाई, सेंट्रियोल है यहाँ, सेंट्रियोल दो बन गया है। ठीक है, सेंट्रियोल दो बन गया है, जिसमें से एक जो सेंट्रियोल है वो मूव करता है, किधर मूव करना स्टार्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जाएगा। एंड ये ओवरऑल हम बात करेंगे तो हमारा सेल हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल हम कह रहे हैं सेल हो गया, ऐसे देख रहे हैं।
ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। इसी में लेट प्रोफेज की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें हमको नजर आएंगी? सबसे पहला क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो टूटेगा जिसके कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी अब हमको नजर नहीं आएगा, एंड न्यूक्लियोलस भी नहीं नजर आएगा। मतलब अब हम कह रहे हैं सिंपल कंडेंस हो गया, एंड कंडेंस होके हम कह सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लिया है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसा। लेकिन अभी इसमें दो क्रोमेटिड हमको नजर नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा, अभी दो क्रोमेटिड हमको नजर नहीं आएगा ऐसा। तो कुछ ऐसा हमको रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में ये नजर आएगा। इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम होगा, एंड इसको हम लेके चलते हैं, मान लो हम इसको चार कलर कर ही देते हैं, चार कलर में एक हो गया, ये कलर हम कर देंगे इसको, ये छोड़ो ऐसे ही, ठीक है, ज्यादा गंदा हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। सेंट्रियोल भी मूव करके कहाँ पहुंच गया है? अपोजिट पोल पे पहुंच गया। ये है लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। इसमें सेंट्रियोल जो है एक इधर आ गया, एक क्या हो गया, यहां पहुंच गया। तो एट द एंड हमको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये है हमारा प्रोफेज, जो कि अर्ली स्टेज में हमको कुछ ऐसा नजर आया, एंड लेट स्टेज में कुछ ऐसा नजर आया। चलिए, तो आज हम लोगों ने प्रोफेज पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।